नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम इससे पिछली कक्षा में मौर्यकालीन चित्रकला के बारे में बात कर रहे थे और मौर्यकालीन चित्रकला का चैप्टर हमारा पूर्ण हो गया। अब चौथा लेसन है हमारा और इसे लेसन का नाम है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। मौर्योत्तर शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए कि पहले हमने मौर्यकालीन कला पढ़ी, अभी नाम आ रहा है मौर्योत्तरकालीन कला। अब ये मौर्योत्तर क्या है? यानी हम कह सकते हैं कि मौर्य काल से पहले और मौर्य काल के बाद की घटनाएं। मौर्य काल से पहले और मौर्य काल के बाद की घटनाएं भारतीय कला और स्थापत्य के बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है ना? बड़ा ही अच्छा चैप्टर है और ये चैप्टर भविष्य में आपके कंपटीशन एग्जाम में तो भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ताकि आपको भविष्य में भी ये कारगर साबित हो सके। तो चलिए देखते हैं मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ यानी मूर्तियाँ या फिर कला का विकास किस प्रकार से हुआ था। तो आइए मेरे साथ हम अध्ययन करते हैं मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियाँ। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले की घटना है जो 200 ईसा पूर्व की बात है। अनेक शासक थे, विशाल मौर्य साम्राज्य जो हमारे भारत देश में था, अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया मौर्य काल ने। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत में, यानी मध्य प्रदेश मान सकते हैं, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कण्व और कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था। हालांकि पूरा भारत मौर्य काल के अंतर्गत था, लेकिन हमारे उत्तर भारत में मौर्य काल आ जाता है और मध्य भारत में कुछ हिस्से ऐसे थे जहाँ पर शुंग वंश का शासन, कण्व वंश का शासन, कुषाण वंश का शासन व गुप्त वंश के शासकों का आधिपत्य था। ठीक है? तो दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत में सातवाहन, दक्षिणी और पश्चिमी ये हिस्सा हो गया, जिसमें कौन थे? सातवाहन शासक और इक्ष्वाकुओं, अभीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। संयोग वंश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय वैष्णव धर्म और शैव धर्म का भी उदय हो गया था। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं जिसका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। तो आपने एक स्ट्रक्चर समझा कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में इस भारत देश की स्थिति क्या थी, यानी राजाशाही राज था। उत्तरी भारत में मौर्य वंश का शासन था, मध्य भारत में शुंग काल, कण्व वंश व गुप्त शासकों का साम्राज्य था। वहीं अपने दक्षिणी भारत और पश्चिमी भारत में किनका शासन था? वाकाटक, सातवाहन, इक्ष्वाकुओं का शासन था। ये स्थिति थी भारत देश की मौर्य काल के दौरान। ठीक है ना? 200 ईसा पूर्व के लगभग। तो
मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण यानी नमूने विदिशा, भरतपुर यानी मध्य प्रदेश, बरहुत क्या है, एक स्तूप है, मध्य प्रदेश, बोध गया बिहार में, जग्गेपेट आंध्र प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी ओडिशा में गुफाएं हैं, भांजा पुणे के निकट है, ये भी गुफाएं हैं, और पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए साक्ष्य हैं। इस समय में हमारे भारत में ये शासन था और इन्हीं शासकों के द्वारा कला और संस्कृति का जो विकास किया गया था उनके साक्ष्य हमें पाए गए। और उस समय जो धर्म था वो वैष्णव धर्म और शैव धर्म भी था। मौर्य काल के दौरान हमने पीछे पढ़ा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी आविर्भाव हो चुका था। सम्राट अशोक ने अपने दरबार में बौद्ध धर्म को स्थान दिया था। तो ये जो प्रदेश है इन सब के बारे में हम जिक्र करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कला और संस्कृति का विकास हुआ था। तो चलिए विद्यार्थियों देखते हम। सबसे पहले कला का स्थान है बरहुत। हमने बरहुत का अभी जिक्र किया है। बरहुत में क्या है, एक स्तूप है, बौद्ध धर्म का एक स्तूप है यहाँ पर, और गौतम बुद्ध की समाधि के रूप में यहाँ पर बना है। तो बरहुत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घकार लंबी है। यानी मौर्य काल के दौरान जो मूर्तियाँ बनाई गई है वो क्या है, यक्ष और यक्षिणी, यानी हम कह सकते हैं किन्नर, नाग, मिथुन, इस प्रकार के जो होते हैं उसी प्रकार से यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं बनी हैं। वो मौर्य काल के दौरान जो बनी थी उसी तरह से दीर्घकार और लंबी है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रेखीयता का ध्यान रखा गया है। मूर्तियों की विशेषता है, आकृतियाँ चित्रण की सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यानों में यानी जो ग्रंथ है हमारे, आख्यानों में स्पष्टतः मुख्य घटनाओं के चुनाव में बढ़ गई थी। बरहुत में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों समय आगे बढ़ता गया कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगे थे। विद्यार्थियों ये बरहुत का स्तूप जो है सम्राट अशोक के समय में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी। आगे चलकर इन्होंने अलग अलग प्रकार से प्रोग्रेस की थी। कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र का परिप्रेक्ष्य में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्रित की गई, परिधि में एक साथ चित्रित की गई, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया। ये इन्हें बरहुत के स्तूप में चित्रित की गई बातें हैं, ठीक है ना। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया गया। जो स्थान था इसमें एक ही स्थान पर बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण करना। आख्यान कथानक में यक्ष और यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया, लेकिन कुछ मामलों में खास तौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप में छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कला शिल्पों को जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्ण की विधि को समझना कितना जरूरी होता था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था। इसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को उकेरा या बनाया जाता था। यानी सबसे पहले वो स्थान निश्चित करते थे और फिर मानव के शरीर को वहाँ पर बनाया जाता था। ये इनके बनाने की जो विधि है उनके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। तो ये अभी हमने जो पढ़ा है वो मौर्योत्तर काल की जो मूर्तियाँ थी उनकी ये विशेषताएं, नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ ज़्यादा बातें नहीं हैं। देखिए ये मूर्तियाँ हैं,
ये मौर्योत्तर काल के दौरान बरुत के स्तूप में बनाई गई है। तो कितनी अच्छी मूर्तियां हैं, इतनी महीन कलाकारी इन कलाकारों के द्वारा की गई थी। देखिए ये यक्षिणी है, यक्षिणी की प्रतिमा है, कितनी सुंदर चित्रित की गई है या बनाई गई है। चट्टानों को कुरेद कर यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो बहुत ही अच्छा इनका चित्रण था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्ण के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए दिखाए गए, किंतु आगे चलकर ऐसी दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्ण यानी बनाना गहरा होने लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्यों तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। बरहुत, बोधगया, सांची स्तूप 2 और जग्गेपेट में पाई गई मूर्तियाँ इस शैली के अच्छे उदाहरण हैं। यानी मौर्योत्तर काल के दौरान, मौर्योत्तर काल से थोड़ा पहले कह सकते हैं हम, मौर्योत्तर काल के दौरान जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं वो साक्ष्य में बरहुत, बोधगया और सांची के स्तूप से पाई गई है। ठीक है ना। बरहुत की आख्यान उद्धृतियों, रिलीफ जिसे कहते हैं, यह स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी कला को बनाने वाले चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली थे, ढंग से अपनी कहानियाँ कह सकते थे। एक ऐसी ही आख्यान उद्धृति में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया। ये बरहुत के स्तूप में है। महारानी माया देवी कौन थी? गौतम की माता थी, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। इसमें महारानी की आकृति को लेटी हुई अवस्था में, लेटी हुई यानी माया देवी का स्वप्न, ये बहुत प्रसिद्ध चित्र है विद्यार्थियों, है ना। तो लेटी हुई अवस्था में और एक हाथी को ऊपर से उतारकर महारानी माया देवी की कोख यानी गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया। माया देवी का स्वप्न है, यानी गौतम बुद्ध की माता जो माया देवी थी उनको एक स्वप्न आता है। ठीक है ना। और इस स्वप्न की घटना को बरहुत के स्तूप में चित्रित किया गया है, उत्कीर्ण किया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। इनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूरू जातक, बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने वाला है और जिस आदमी हिरण की रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। कथा के अनुसार आदमी में बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएं। यानी एक ऐसी घटना, एक राजा हिरण को मार रहा है और हिरण को एक व्यक्ति बचाता है और फिर ये भी कहता है कि मैंने आपको बचाया है, ये पहचान किसी को बताना नहीं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के दृश्य जो है बरहुत के स्तूप में बने। ये देखिए विद्यार्थियों, बड़ी अच्छी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण यहाँ पर किया गया है। ये माया देवी है, माया देवी का स्वप्न, हमने चित्र पढ़ा है ना, माया देवी का स्वप्न। ये माया देवी क्या है? लेटी है, लेटी अवस्था में बनाई गई है। ये गौतम बुद्ध की माता है। जो गौतम बुद्ध का जन्म होता है, जन्म को चरितार्थ करती है ये घटनाएं। ठीक है ना। तो बरहुत के स्तूप में ये माया देवी का स्वप्न नामक जो चित्र, बड़ा सुंदर प्रतिमा बनी है, लेटी है। ऊपर एक हाथी दिखाया गया। देखिए ये सफ़ेद हाथी है। कहते हैं गौतम बुद्ध ने एक बार हाथी के रूप में भी जन्म लिया था, जिसकी 6 दंत जातक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। ये हाथी है, स्वप्न आ रहा है माया देवी को और ये उसके गर्भाशय यानी गर्भ में प्रवेश कर रहा है और ये गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेकर आते हैं। तो ठीक है ना। ये माया देवी के स्वप्न नामक जो घटना है बरहुत के स्तूप में चित्रित की गई है, उत्कीर्ण की गई है या उकेरा गया है। तो बड़ा सुंदर है। आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि माया देवी का स्वप्न नामक चित्रण जो है वो कहाँ पर है। ठीक है ना। और ये देखिए हिरण को मारने की घटना, ये हिरण है। ठीक है ना। ये हिरण है। ये एक व्यक्ति हाथ जोड़े खड़ा है जो कि राजा इस पर तीर चला रहे हैं।
हिरणों को बचाया जाता है। इस प्रकार की घटनाओं का चित्रण भी बरहुत के स्तूप में किया गया है। जातक बरहुत, ठीक है ना। महारानी माया देवी का स्वप्न बरहुत के स्तूप में पाया गया, ठीक है। तो आगे बात करते हैं विद्यार्थियों। तो इस प्रकार की मूर्तियां बरहुत के स्तूप में पाई गई है। बताएगा, लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है, ऐसी बात वहाँ पर कहता है वो, लेकिन राजा जब घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचनों से फिर जाता है। फिर वो आदमी क्या कहता है कि भाई मेरी पहचान बता देता, मुझे राजा क्या देता, गिफ्ट देता। और राजा को उसी जंगल में ले जाता है जहाँ हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई थी। यानी कहाँ क्या ऐसी जातक कथाएं यानी मानव की कथाएं, ठीक है ना, स्तूपों को अलंकृत करने हेतु प्रयोग में लाई गई है, ठीक है ना। स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया। यह जान लेना भी दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में जो जो स्तूपों का निर्माण बढ़ता रहा उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगा था। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सजा यानी बालों को संवारना को गुंथे भी दिखाया गया, केसों को गुंथे भी दिखाया गया है ना। कुछ मूर्तियों में यह सब जगह एक सी पाई जाती है। बरहुत में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित है या रखी गई है या देखी जा सकती है। तो बरहुत स्तूप की जो प्रतिमा, आज बरहुत स्तूप अपने मूल जगह पर नहीं है, आज सिर्फ खंडर बन चुका है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण मूर्तियाँ हैं वो कोलकाता के संग्रहालय में आज सुरक्षित है। तो विद्यार्थियों, बरहुत के स्तूप में हमने कौन सी महत्वपूर्ण प्रतिमाओं के बारे में जिक्र किया, वो थी माया देवी का स्वप्न, बड़ा सुंदर मूर्ति शिल्प है, और एक हिरण को बचाने की घटना भी हमने इसमें पढ़ी है। तो ये था हमारे बरहुत का स्तूप। मौर्य काल के दौरान ही इसका निर्माण हुआ था, लेकिन आगे चलकर इसमें और भी सारी विशेषताएं, यानी शुंग काल में एक अलग मूर्तियों का निर्माण हुआ, इस प्रकार की विशेषताएं भी है। विस्तृत तौर से हम आगे भी इसे देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, नेक्स्ट स्तूप आता है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में है। जो ये भी गौतम बुद्ध की अस्थियां यहाँ पर रखी गई है, और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों ने ही यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई है, ठीक है ना। मूर्तिकला के विकास में अगले चरण को सांची के स्तूप नंबर 1 मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेनगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। अगले विकास को, अब सांची का स्तूप कहाँ पर है, मथुरा व आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेनगी स्थान पर पाए जाने, वैसे सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, गुंटूर जिले में है, ठीक है ना। तो मथुरा और आंध्र प्रदेश में और भी मूर्तियाँ पाई गई है। यह चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप 1 में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पंथ है जहाँ पर फेरी लगाई जाती है। 1 स्तूप में क्या है, 2 प्रदक्षिणा पंथ है, फेरी लगाने वाले स्थान है। इनके 4 तोरण द्वार है, यानी चारों दिशाओं में व्यक्तियों को प्रवेश करने का द्वार या तोरण द्वार बने हैं, जो सुंदरता से सजे हुए बहुत सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में क्या क्या किया था, कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, इन सब का चरित्र चित्रण है। और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन यानी बनाया जाना अधिक उभारदार है, यानी उभरी हुई है, और संपूर्ण अंतराल से भरा हुआ है, यानी खाली स्थान जो है कहीं भी नहीं है, सभी जगह मूर्तियाँ बनी हैं। हाव भाव प्रतिमाओं के, शारीरिक मुद्राएं या प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है, और शरीर के अंग प्रत्यंगों में कोई कठोरता नहीं है, दिखाई देती है। सिर काफ़ी उठे हुए हैं, बाहरी रेखाओं की कठोरता अनमयता कम हो गई है, आकृतियों को गति दी गई है, आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीकी बरहुत की तुलना में सांची में बेस्ट है, यानी बरहुत के बजाय सांची का जो स्तूप है उसमें इस प्रकार की मूर्तियाँ। ये देखिए विद्यार्थियों, ये सांची के स्तूप का चित्रण है, ठीक है ना। इस प्रकार से सांची का स्तूप बना है। स्तूप के कई भाग हुआ करते थे विद्यार्थियों। छतरी, ऊपर छतरी होती है। हर्मिका, देखिए ये जो है हर्मिका, ये हर्मिका है, यहाँ पर हर्मिका है, यानी हर्मिका यानी पेटी, यानी गौतम बुद्ध की अस्थियाँ यहाँ पर एकदम ऊपर रखी जाती थी, हर्मिका बनी। अंड,
इस भाग को क्या कहते हैं? अंड कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? मेगी कहते हैं स्तूप के। और प्रदक्षिणा पंथ, ये देखिए ये गोल घेरा है, यहाँ पर गोल घेरा है और फिर नीचे एक ये है जो प्रदक्षिणा पंथ, ये देखिए नीचे से यहाँ से गैलरी जाएगी तो 2 प्रदक्षिणा पंथ यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये देखिए तोरण द्वार 1 2 3, ये दूसरा तोरण द्वार है, ये तीसरा और ये चौथा। यानी व्यक्ति के इधर से भी चारों दिशाओं से हम इन स्तूपों में प्रवेश कर सकते थे। तो सम्राट अशोक के समय में इस प्रकार के स्तूपों का निर्माण गौतम बुद्ध के लिए किया गया था, यानी बौद्ध धर्म की आस्था से जुड़े हुए थे, इसीलिए किया गया। तो बड़ा सुंदर ये स्तूप आज भी हमारी धरोहर के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। ये तोरण द्वार दिखाए गए हैं। स्तूप 1 की योजना सांची 1 स्तूप, यानी स्तूप और भी बने हैं यहाँ पर है। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा, यानी यहाँ तक 200 ईसा पूर्व तक भी कोई बुद्ध की प्रतिमा नहीं है, बल्कि प्रतीक चिन्ह दिखाए गए हैं, ठीक है ना, अधिक विस्तृत कर दिए गए हैं। किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी हुई अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। बरुत स्तूप में भी हमने महारानी का स्वप्न देखा था और यहाँ भी माया देवी का स्वप्न नामक चित्रण घटना को चित्रित किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण करना, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन करना आदि को पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में भी ऐसा ही विशेषताएं हैं। हालांकि इनके रूपाकृति यानी अंगों प्रत्यंगों के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। तो डियर स्टूडेंट, ये बड़ा ही सुंदर सांची का स्तूप जो हमें दिखाया गया, ये देखिए ये घटना जो है माया देवी के स्वप्न वाली घटना ही है। यहाँ पर बड़ा हाथी बनाया गया है और इस प्रकार की मूर्तियाँ जो चट्टानों को कुरेद कर यहाँ पर बनाई जाती है। उत्कीर्ण आकृतियाँ स्तूप 1 सांची की है, ठीक है ना। तो ये सांची का स्तूप था, ये देखिए माया देवी का स्वप्न। जंगले का भाग संगोल, यानी जो जंगले बनाए जाते थे उनको इस प्रकार से बनाया जाता था। इस प्रकार की प्रतिमाओं का यहाँ पर निर्माण होता था, ठीक है ना। तो सांची की मूर्तियों को हमने पढ़ा, बरौत की मूर्तियों को हमने पढ़ा है विद्यार्थियों, है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे मथुरा, सारनाथ व गंधार। मथुरा, सारनाथ व गंधार की मूर्तियाँ जो है वो किस प्रकार की बनी है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रतिमाएं आपको भविष्य में बहुत काम आएगी, इसलिए आपको देखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं सारनाथ व मथुरा। सारनाथ, मथुरा व गंधार, यहाँ पर भी मूर्ति शिल्प पाए गए हैं, ठीक है ना। ईसा की पहली शताब्दी में और उसके बाद उत्तर भारत में गंधार यानी अब पाकिस्तान है प्रदेश है, वो गंधार कहलाता था। वह मथुरा और दक्षिणी भारत में वेनगी, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी भारत का आंध्र प्रदेश कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गंधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिला है। गंधार की मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया, पार्थिया, स्व गंधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया था। मथुरा की मूर्तिकला को स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब के संगोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाओं, यक्षों को आरंभिक मूर्तियाँ जैसी बनी, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषताएं पाई जाती है। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों को विशेषकर कनिष्क की सिर वाली मूर्तियाँ एवं चित्रण भी पाए गए हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने सांची के स्तूप और मथुरा के स्तूप बरुत के स्तूप के बारे में जिक्र किया है। अभी बाकी जो अगली कक्षा में हम इन मूर्ति शिल्पों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप सांची के स्तूप और बरुत के स्तूप पर एक लेख तैयार कीजिए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आप इनसे क्या समझे हो, ठीक है। बाकी बातें हम कल करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।